Dear students of class 12, today I am going to teach you fifth day past indefinite tense. बच्चों, प्रेजेंट के चारों टेंस मैं पिछले वीडियो में आपको पूरे पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हिंदी में नाम है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब बीता हुआ, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित टेंस का, यानी बीते हुए समय में अनिश्चित का, बीते हुए समय में जो अनिश्चित बात बताई गई है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी में इसकी पहचान होती है जब किसी बाकी की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब किसी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आता है बच्चों? ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब मैं सीधे सीधे ट्रांसलेशन की तरफ पढ़ रहा हूँ। इसकी ट्रांसलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं इस बात को समझिए। पहले तो क्या एग्जाम्पल समझिए। वह पिछली साल, वह पिछली वर्ष प्रतिदिन विद्यालय जाता था। तो बीता हुआ समय हो गया पिछली वर्ष, प्रतिदिन विद्यालय जाता था तो ता था, ती थी, ते थी, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह पिछली साल प्रतिदिन विद्यालय गया, वह पिछली साल प्रतिदिन विद्यालय गया। बात वही है। तो दोनों ही वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। पहले में हमने बताया जाता था, दूसरे में हमने बताया गया। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं? बहुत ही सिंपल बात है। एफर्मेटिव वाक्य में चाहे एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। एफर्मेटिव वाक्य में चाहे एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पिछले वर्ष प्रतिदिन विद्यालय जाता था तो ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो ही वेंट टू स्कूल डेली, पिछली साल की लास्ट ईयर। ही वेंट टू स्कूल डेली लास्ट ईयर, वह पिछली साल प्रतिदिन विद्यालय गया। तो या फिर या वो पिछली साल प्रतिदिन विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल डेली लास्ट ईयर। ट्रांसलेशन वही होगी। अन्य उदाहरण पर आ जाइए। मैंने इस पुस्तक को आज पढ़ लिया। आई रेड दिस बुक टुडे। मैंने इस पुस्तक को आज पढ़ लिया। आई रेड दिस बुक टुडे। उसने अपने मित्र की इस मामले में सहायता की। तो उसमें ही सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर प्रयोग का अफर्मेटिव वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, ही हेल्प हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र की सहायता की इस मामले में, इन दिस मैटर। ही हेल्प हिज फ्रेंड इन दिस मैटर। तो आ गया होगा बच्चों समझ में पास्ट इंडेफिनिट किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं नेगेटिव वाक्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेगेटिव वाक्य में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए। जब अफर्मेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाता है
तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और डिड का प्रयोग नहीं होता है तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें डिड का प्रयोग हो गया, नेगेटिव वाक्य। तो जब नेगेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाता है तो मुख्य क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसने अपने मित्र की सहायता नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। पुलिस ने आज एक चोर को नहीं पकड़ा, द पुलिस डिड नॉट कैच ए थीफ टुडे। पुलिस ने आज एक चोर को नहीं पकड़ा। कुछ अतिथियों ने खाना नहीं खाया, तो सम गेस्ट्स डिड नॉट ईट द फूड। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि डिड नॉट का प्रयोग नहीं, जब नेवर का प्रयोग होता है, कभी नहीं वाक्य में प्रयोग होता है तो नेवर लगाते हैं, और नेवर के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा, तो नेवर के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते। जब डिड नहीं आएगा तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। तो मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा, आई नेवर शॉ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जानवर, सच एन एनिमल, आई नेवर सॉ सच एन एनिमल। अब हम सीधे सीधे इंटरोगेटिव वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जो इंटरोगेटिव होते हैं और जिसमें क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही हो जाता है, तो ऐसे वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम डिड का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही कर देते हैं, और फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुमने इस कविता को नहीं पढ़ा, तो डिड यू नॉट रीड दिस पोएम। क्या तुमने इस प्रश्न को हल कर लिया, तो डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या तुमने इस प्रश्न को हल कर लिया, तो डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या तुमने अपने भाई की मदद की, तो डिड यू हेल्प योर फ्रेंड। क्या तुमने अपने भाई की मदद की। अब मैं ऐसे वाक्यों की तरफ बढ़ रहा हूं जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसी शब्द को लाते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है। उस शब्द को लाने के बाद हम डिड का प्रयोग करते हैं, डिड के बाद कर्ता लाते हैं, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, फिर कर्ता। जैसे हम कहें तुमने इस प्रश्न को हल क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, तो वाई डिड यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। रवि ने तुम्हारे भाई की मदद क्यों नहीं की, तो वाई डिड रवि नॉट हेल्प योर फ्रेंड। तुम गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो इन समर वैकेशन। अब मैं इसमें लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ऐसे वाक्य जो हु से प्रारंभ होते हैं। हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य यदि अफर्मेटिव है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे इस कुर्सी को किसने तोड़ा, तो हु ब्रोक, हु के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हु ब्रोक दिस चेयर। तुम्हें अंग्रेजी व्याकरण किसने पढ़ाई, तो हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर। लेकिन हु वाला वाक्य निगेटिव विदित होता है तो हम हु के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फर्स्ट फॉर्म। जैसे कठिनाई में तुम्हारी सहायता किसने नहीं की, तो हु डिड नॉट हेल्प यू इन डिफिकल्टी। वो डिड नॉट हेल्प यू इन डिफिकल्टी। परीक्षा में कौन सम्मिलित नहीं हुआ, तो हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। मैंने सारे प्रकार के वाक्यों को आपको यहाँ पर बता दिया है। तो पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए हैं उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन से मुझसे कांटेक्ट करिए, और अपना स्वाध्याय करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।